हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अरस्तु के जीवन परिचय और इनका अध्ययन पद्धति, इनकी रचनाएं जो भी है, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार, क्योंकि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये पार्ट थर्ड का विषय है, जिसमें कि प्लेटो, अरस्तु, जितने भी प्रकार के थिंकर्स हैं वेस्टर्न के, उन सारे थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि अरस्तु को जो है हम पढ़ रहे हैं। तो अरस्तु का एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसे आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर अरस्तु के ऊपर आता है तो अरस्तु का सबसे पहले जो है अरस्तु के परिचय के बारे में हमें लिखना होगा। उसके बाद जो है अरस्तु के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनता है उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे। तो पहले हम अरस्तु के जीवन परिचय को ही जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अरस्तु ने प्लेटो के प्रति मौन रहता है। अरस्तु प्लेटो के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, अगर कोई पूछते भी हैं तो उनके ऊपर जो है कोई टिप्पणी या कोई अच्छा या खराब कुछ भी नहीं बोलते हैं। वही अरस्तु जब पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में ही जब दास प्रथा के बारे में पूछा जाता है तो इन्होंने बहुत प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे कि पहला है कि जो मस्तिष्क से शून्य है वह दास है। क्योंकि अरस्तु के दास प्रथा के बारे में अभी के समय में तो बहुत कंट्रोवर्सी है, जो कि लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अरस्तु को जो परिभाषित किया है दास प्रथा के बारे में, इसे हम जान लेते हैं। उनका कहना है कि जो मस्तिष्क से शून्य है, जिसका मस्तिष्क शून्य है, सोचने की समझने की शक्ति नहीं है, वह दास है। दूसरा कहा है कि जो स्वयं का नहीं दूसरों का है वह दास है, यानी कि दासी अपना नहीं है, वह दूसरे के लिए ही बना है। तीसरा कहा है कि दास परिसर की सजीव संपत्ति है। क्या कहा है कि दास जो है परिसर की सजीव संपत्ति है। अरस्तु जो है दास प्रथा का समर्थन करते हुए दास प्रथा के पक्ष में भी कई तर्क देते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में क्या पक्ष देते हैं। उनका कहना है कि दासता प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रकार का बनाया है, एक हिष्ट-पुष्ट और दूसरा शारीरिक रूप से दुर्बल। ठीक है, तो हिष्ट-पुष्ट व्यक्ति जो है वो दास बनने के योग्य होता है और दुर्बल व्यक्ति स्वामी बनने के लिए। इन्होंने जो है पक्ष में तर्क दिया है कि जो व्यक्ति जो होते हैं प्रकृति में दो प्रकार का, एक हिष्ट-पुष्ट और दूसरा शारीरिक रूप से दुर्बल। तो जो हिष्ट-पुष्ट है वो व्यक्ति दास बन जाते हैं और जो शरीर से जो दुर्बल है वो स्वामी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आइए जानते हैं। दास प्रथा स्वामी के लिए महत्वपूर्ण है, इससे स्वामी को अवकाश मिल जाता है। यहाँ अवकाश का तात्पर्य होता है कि दैनिक कार्य से मुक्ति, यानी अवकाश होता है कि कहीं हम छुट्टी हमको मिल रहा है, किसी भी संस्थान में कहीं हम नौकरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे अवकाश मीन्स छुट्टी। यहाँ पे अवकाश का मतलब है कि आपको जो दैनिक कार्य करना पड़ता है, घरेलू काम जो करना पड़ता है, उससे आप मुक्त रहते हैं। स्वामी दास के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि दास जब स्वामी के साथ रहता है तो उसे भी ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होता है, इससे समाज का विकास होता है, क्योंकि स्वामी को पर्याप्त अवकाश मिलेगा, समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये अरस्तु का कहना है। विवेक के सिद्धांत के अनुकूल है। पहला कहा था कि जो है विवेक के सिद्धांत के अनुकूल अरस्तु ने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार कम महत्वपूर्ण वस्तु पर अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का नियंत्रण होना चाहिए। कम महत्वपूर्ण वस्तु पर, यानी कि जो व्यक्ति है, क्योंकि कोई भी अगर दास है तो वो तो मनुष्य है और उसे अरस्तु ने वस्तु मान लिया है। कहता है कि जो कम महत्वपूर्ण वस्तु है उस पर अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो स्वामी है
उसे दास पर नियंत्रण होना चाहिए। अतः दास पर स्वामी का नियंत्रण उचित है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उस समय यूनानी अर्थव्यवस्था दासों के व्यापार पर निर्भर थी। युद्ध में वीरता की भावना के लिए उपयोगी है, क्योंकि स्वामी दास बनने के भय से वीरतापूर्वक लड़ते हैं। परंतु समाज में अरस्तु यह भी कहता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकता है। दासों के संरक्षण के लिए व्यवस्था। दासों के संरक्षण के लिए व्यवस्था। अरस्तु जो है दासों के लिए निम्न संरक्षण की व्यवस्था भी करता है। पहला है, स्वामी को दास के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। स्वामी को दास के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है कि विवेक या बुद्धि आने पर दास को मुक्त कर देना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जब उसको बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, सोचने समझने की शक्ति आ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मुक्त कर देना चाहिए। इसकी आलोचना हुई है। क्या आलोचना हुई है? इसकी आलोचना होती है कि दासता प्राकृतिक नहीं है। क्या कहा है? दासता जो है प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने दास को नेचुरल माना है, प्राकृतिक माना है। इसलिए आलोचक का कहना है कि दासता प्राकृतिक नहीं है। इसे वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। यह अलोकतांत्रिक है, यह अमानवीय है, समानता के सिद्धांत के विरोधी है, यूनानी अहंकार पर आधारित है। वस्तुतः अरस्तु के विचारों में यह एक ऐसा विचार है जो त्यागने के योग्य है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के दास का सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि यह भविष्य में श्रम सिद्धांत का आधार बन जाता है। यह जो है कहता है कि श्रम सिद्धांत का आधार बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु नागरिकता के बारे में क्या कहते हैं, इसे हम जानेंगे। अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में कई प्रकार के अपना विचार दिए हैं, जिसमें कि पहला है, अरस्तु के पॉलिटिक्स के भाग 3 में नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। अरस्तु सबसे पहले चर्चा इस पर करता है कि नागरिकता का आधार क्या नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि निवास, व्यापार, जन्म, अभियोग नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। तब क्या होगा? अरस्तु नागरिकता का आधार विधायी न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी को बताता है। अरस्तु का कहना है कि सक्रिय भागीदारी वही कर सकता है जिसके पास पर्याप्त अवकाश हो। अवकाश उस व्यक्ति के पास होगा जिसके पास पर्याप्त दास व संपत्ति हो। इस प्रकार अरस्तु दास व संपत्ति को नागरिकता का आधार बनाता है। तीसरा है कि अरस्तु का कहना है कि निम्न को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए: स्त्री, वृद्ध, दास, बच्चे, रसदार। ठीक है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार है वह संकीर्ण है, क्योंकि वह दास व संपत्ति को नागरिकता का आधार बनाता है, दास को और संपत्ति को, जबकि आज निवास व संपत्ति को आधार माना जाता है, और अरस्तु इसे नकार देता है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का महत्व यह है कि वह सक्रिय भागीदारी पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निवास जो है मतदान व सक्रिय भागीदारी पर ही बल देता है। तो ये जो है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों पर जो है उनका ये है। तो अब जो है हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये नागरिकता संबंधी भी विचार आएगा। तो आपको अरस्तु के जो पहले वीडियो में हमने परिचय और उसका जो अध्ययन पद्धति है और फिर जो रचनाएं हैं, उसके बाद ये नागरिकता संबंधी विचार को देना है। आगे जो है हम पढ़ेंगे, बता देते हैं कि आगे जो है हम संविधानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।